हाँ तो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में हम लोगों ने हम लोग आज मतलब दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। दूसरी यूनिट का भी ये हमारा चौथा लेक्चर है। और अभी तक जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन को देखा और उसके कॉन्सेप्ट को देखा, तो हमने ये हमें जो नज़र आया उसमें ये दिखा हमें कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, और उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम पर्टिकुलर हर प्रॉब्लम को, हर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, डायनेमिक बाइंडिंग है, मैसेजिंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स जो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने एज अ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज करके अगर कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। दूसरी चीज, हम लोगों ने जब ये कॉन्सेप्ट देखे, फिर हम लोग जब सेकेंड यूनिट पे आए थे, तो सेकेंड यूनिट पे हमने देखा कि यूएमएल जो कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, इसी ये क्या होती है और इसका डिटेल में जो मतलब कि क्या किस तरीके से हम इसको बनाते हैं या क्या करते हैं, ये है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जब हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में जो ये यूएमएल का कॉन्सेप्ट है, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसमें, ये लैंग्वेज पूरी तरीके से हम इसको लैंग्वेज भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, और जो कि उस पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है हमें। अब अगर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की बात करें, तो ये क्या करता है कि ये पर्टिकुलर किसी भी मतलब कि सोल्यूशन का एक डायग्राम के थ्रू सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। जब हम यूएमएल में हम लोगों ने देखा कि दो टाइप के डायग्राम होते थे, एक स्ट्रक्चरल और एक बिहेवियरल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या था कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते थे, किसी भी अगर कोई भी सिस्टम अगर हमें बनाना है, तो हम किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर उसके अगर स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, तो किन किन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम और सारे डायग्राम्स यूज हो रहे थे। दूसरा दोस्तों हमारा बिहेवियर था, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, यानी कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हमने लगाया है, तो उस कंपोनेंट का जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका क्या बिहेवियर है, आई मीन फंक्शनैलिटी वो क्या वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, और उससे क्या उसको बेनिफिट मिल रहा है, यानी उसका टास्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट या हर क्लास अपने हिसाब से सही तरीके से अपना वो जो भी उसका काम है वो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। तो ये बिहेवियर डायग्राम के थ्रू हमें शो होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम को डिटेल में देखा कि क्लास डायग्राम क्या होता है, उनको किस तरीके से आपस में रिलेट किया जाता है, और उनके रिलेशन से क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास का जो सेट होता है, ठीक है ना, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, चाहे उसको लिंक करने के लिए जो जो हम लोग फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, हमने जनरलाइजेशन एसोसिएशन भी पढ़ा। ठीक है। और हमने देखा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट एक क्लास के साथ अगर रिलेशनशिप में आता है तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के साथ आता है तो उसे हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है और जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम दोस्तों। ठीक है। क्या है आपका कोलैबोरेशन डायग्राम? तो जैसा कि आपको इसका नाम समझ में आ रहा है, कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक तरीके से तालमेल बिठाना, यानी कि अगर एक से ज्यादा पर्सन हो तो सब किस तरीके से मिलके किसी एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर हम देखें, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में हमें क्या दिखता है कि पर्टिकुलर जो है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये चीज समझना कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस क्लास में होगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट कब किस क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, ठीक है ना,
उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाद में कौन से ऑब्जेक्ट का यूज होगा, फिर बाद में उसके कौन सा ऑब्जेक्ट का यूज होगा, कब जाके आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो कोलैबोरेशन है, यानी कि जो ये कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में मिलके एक काम को, एक वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम अगर हम इसको एज अ डायग्राम अगर मेंशन करते हैं तो इसी को हम कोलैबोरेशन डायग्राम करते हैं। तो दोस्तों अगर जैसा कि अगर आप देखें तो आपको ये डिफिनीशन में लिखा हुआ है, अगर आप इस फर्स्ट पैरा को देखना चाहें तो अगर एक बार फर्स्ट पैरा को देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अ कोलैबोरेशन डायग्राम इज आल्सो नोन एज अ कम्युनिकेशन डायग्राम, ओके, is an illustration of the relationship and interactions among software objects in the unified modeling language, ओके यानी कि इसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसको यूएमएल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं उसको हम शो करा सकते हैं। These diagram can be used to portray the dynamic behavior of a particular use case and define the role of each object। Means जो ये हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम है ये हमारे पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट के डायनेमिक बिहेवियर को शो करता है और पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट का क्या रोल है उस सिस्टम के अंदर, इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम दूसरा पैरा अगर देखें हम इसके डिफिनीशन का तो इससे थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि कोलैबोरेशन डायग्राम्स आर क्रिएटेड बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चरल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन इंटरेक्शन। मीन्स सबसे पहले अगर हम किसी मतलब कि कोलैबोरेशन डायग्राम अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स की उस स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम देखें तो अ मॉडल इज द बुल्ट यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एलिमेंट्स, यानी कि ये जो हमारा मॉडल होगा जो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, उन्हीं के रिलेशनशिप को बनाने से उन्हीं के बीच में जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है ये मॉडल जो है ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Several vendors offer software to creating and editing collaboration diagram। मीन्स ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जिन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं कि जिनका यूज करके हम आसानी से कोलैबोरेशन डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग ये जो यूएमएल पढ़ रहे हैं या उसके अंदर की चीज़ों को अगर हम डिटेल में देख रहे हैं तो हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हमें विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था कि देखिए जो यूज़र होता है, हम अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल के बैठे हैं और कोई यूज़र है अगर वो हमसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के लिए आता है तो वो क्या करेगा भाई, वो हमें कहेगा कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर में, ये फंक्शनैलिटी है और ये फंक्शनैलिटी हमको मतलब यूज़ करानी है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जो भी यूज़र हमें बताता है और अगर हम उस काम के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कई सारे मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल को चूज करना एक अपने आप में एक बड़ा काम है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत मॉडल चूज किया या उसके अंदर के किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी थिंग को अगर आपने गलत चूज किया तो जब आप उसको रियल वर्ल्ड में यानी कि इम्प्लीमेंट करने जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको उस तरीके से मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को फिजिकल एंटिटी में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका एक डायग्राम क्रिएट करते हैं जो यूएमएल के थ्रू कर रहे हैं हम। और ये जो यूएमएल डायग्राम है ये पर्टिकुलर जो भी सिस्टम है उसके स्ट्रक्चरल और बिहेवियर सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। साथ में इसमें नोट्स का टैग्स का यूज़ करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके उस डायग्राम के अंदर, ताकि अगर नॉन प्रोग्रामेबल पर्सन हो और वो भी अगर देखना चाहे बीच में आके कि भाई आपने काम कहाँ तक किया है हमारा, तो अगर हम उसको डायग्राम दिखाएं और डायग्राम के थ्रू अगर हम उसको समझाएं तो उसको आसानी से इजी वे में समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। तो अगर हम डायग्राम्स की बात करें दोस्तों, तो ये काफी यूजफुल है। किसी भी फिजिकल एंटिटी को बनाने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, और जो हम प्लानिंग करते हैं उसे एज अ डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से तो उसी तरीके से जो ये हमारा कोलेबोरेशन डायग्राम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, जो मिलजुल के वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कब किसका नंबर आना है, कब किसको कौन सा फंक्शनलिटी प्रोड्यूस करना है, तो ये सारी चीजें हम कोलेबोरेशन डायग्राम के थ्रू शो करा सकते हैं, और जिससे यूजर को आसानी से समझ में आ सके, और साथ में जो क्रिएटर है वो भी उसको एनालाइज करके उसमें गलतियों का पता लगा सके, ठीक है दोस्तों। अगर हम जो हमारी दूसरी स्लाइड है, ये अगर आप देखें तो नोटेशन ऑफ अ कोलैबोरेशन डायग्राम, कि कौन कौन से नोटेशंस का यूज करते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम को बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अ कोलैबोरेशन डायग्राम, ये वाली लाइन, ये वाली चीज, अ कोलैबोरेशन डायग्राम्स resemble a flow chart that portray the role, functionality and behavior of individual objects as well as the overall operation of the system in real time। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो नोटेशंस का हम यूज कर रहे हैं, ये कोलैबोरेशन डायग्राम को बनाने में काफी हेल्पफुल है, और इन्हीं का यूज करके कहीं ना कहीं हम कोलैबोरेशन डायग्राम को मेंटेन करते हैं। देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलैबोरेशन डायग्राम्स, यानी कि 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं कोलैबोरेशन डायग्राम, जिसको हम ध्यान में रख के कोलैबोरेशन डायग्राम को बनाते हैं। उसमें अगर दोस्तों सबसे पहला देखें तो ऑब्जेक्ट है, फिर एक्टर्स है, फिर लिंक्स है, और मैसेजेस, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि चारों का काम क्या है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट को अक्सर हम किसी न किसी क्लास के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, ये चीज हम याद रखिएगा आप। तो जैसा कि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में जो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स आर shown as rectangles with naming label inside. The naming label follows the convention of object name, class name. If an object has a property or state that especially influence the collaborations, this should also be noted. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का नेम होता है और प्लस उस क्लास का नेम होता है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसके कोलैबोरेशन को भी हम यहाँ पे शो करते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें एक्टर्स की, तो एक्टर्स आर इंस्टेंस दैट इन्वॉक द इंटरेक्शन इन द डायग्राम, यानी कि एक्टर्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर उस डायग्राम से अटैच होते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वो बंदा कि जो उसका यूज कर रहा होता है, ठीक है ना, उन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्टर्स। लिंक्स की बात करें तो लिंक्स कनेक्ट ऑब्जेक्ट विथ एक्टर्स एंड आर डिपिक्ट्स यूजिंग अ सॉलिड लाइन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, यानी कि अगर हम लिंक्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट और एक्टर्स को आपस में कनेक्ट करता है, और प्लस साथ में वो क्या कहते हैं कि दोनों के बीच में जो मतलब कि एक रिलेशन होता है उसको क्रिएट करता है। ईच लिंक इज एन इंस्टेंस वेयर मैसेज कैन बी सेंड, यानी अगर मैसेज को पास होना है तो वो इसी लिंक का यूज करके मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास करता है दोस्तों। तीसरा अगर हम बात करें मैसेजेस की, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर दो से कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में मिलकर किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब तक वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक वो पर्टिकुलर किसी एक टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैसेजेस जो है वो एक वे है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि देखिए आपको इस डिफिनीशन में देखने को मिलेगा कि मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर शोन एज अ लेबल्ड एरो प्लेस नियर अ लिंक, मतलब इसको हम लेबल्ड एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। These messages are communication between objects. They convey information about the activity and can include the sequence number. Means ये communication के लिए यूज होता है, इनके अंदर सीक्वेंस नंबर होता है,
ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस नंबर के थ्रू ही पता चलता है कि पर्टिकुलर कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ किस सिचुएशन में मैसेजिंग यानी कि कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों अगर हम नीचे देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द डायग्राम, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डायग्राम के सेंटर में रखते हैं, with all other participating object branching off, और जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए उस ऑब्जेक्ट में से मिल के काम करते हैं, उनको हम उसके साइड में रखते हैं और ब्रांच एज अ ब्रांच। ठीक है, ब्रांच मतलब समझ रहे हैं ना कि उसकी शाखा के रूप में। आफ्टर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड, लिंक्स एंड मैसेजेस शुड बी एडेड इन बिटवीन। अगर जब हम सारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं, जो लिंक और मैसेजिंग है वो उनके बीच में हम ऐड करते हैं, जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेशन करके किसी पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म कर सके दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये स्लाइड दिख रही है, जैसा कि लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम, यानी कि मैंने आपको 4 कंपोनेंट के बारे में बताया था कि एक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, मैसेजेस, ठीक है, और लिंक्स। ठीक है, तो आप अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो। सबसे पहले एक्टर्स की बात करें, यानी कि वो चीजें जो कि कम्युनिकेट कर रही हैं, ये आपके लिंक हैं। आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी क्या है, लिंक है। ये लिंक को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक्टर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट अपना पर्टिकुलर नेम और क्लास नेम के साथ वहां पे नोटेड है। ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये एरो मैसेज को डिनोट कर रहा है कि किस तरीके से मैसेज हमारा परफॉर्म हो रहा है। मेन ऑब्जेक्ट को हम सेंटर में रखते हैं, ठीक है, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट उसके ब्रांच के रूप में आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जब भी कोई भी क्या कहते हैं, अगर हम बात करें मतलब कि जब भी अगर हम बात करें किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हम इस कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, जब भी हम टास्क की बात करें तो हम इस कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज करते हैं, और ये कोलैबोरेशन डायग्राम ही हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फंक्शनिंग को शो करता है कि क्या मतलब कि किस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट आपस में मिलकर किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसा आपको दिख रहा हो, जैसे देखिए एक्टर ने मैसेज पास किया, मैसेज 1, फिर ऑब्जेक्ट क्लास नेम इस ऑब्जेक्ट के पास गया, फिर इसने एक मैसेज पास किया इस ऑब्जेक्ट को, फिर इस ऑब्जेक्ट का लिंक इससे है और इससे है। ठीक है ना, फिर उसके बाद से ये मैसेजिंग इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, फिर मतलब जैसे ही इसने इसको मैसेज पास किया तो इसने इसके साथ कम्युनिकेट किया, और जब इसने इसके साथ कम्युनिकेट किया तो फिर इसने इसको मैसेजिंग पास की। ठीक है, इसने भी इसको मैसेजिंग पास की। तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड कब किस सिचुएशन में ये मैसेज पास करेगा और कब किस सिचुएशन में ये मैसेज पास करेगा। ठीक है ना, ये सब इस मैसेजिंग के सीक्वेंस और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको ये डायग्राम शो कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि किस पॉइंट पे किस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं और पर्टिकुलर कौन सा ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे पहली चीज क्या है कि ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर के बिहेवियर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में ये भी दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और किस तरीके से वो किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम आगे की बात करें तो ये हमारा अगला स्लाइड है, और इसमें उसके कोलैबोरेशन डायग्राम के यूज को बताया गया है कि कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज क्या है आपका। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, व्हेन टू यूज अ कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम की यूज क्या क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है, कोलैबोरेशन डायग्राम्स शुड बी यूज्ड व्हेन द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्रूशियल टू डिस्प्ले।
A few example of instance where collaboration diagram might be helpful includes, यानी कि देखिए ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल हमको बताएंगे कि कोलैबोरेशन डायग्राम किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो आइए सबसे पहले वाले को देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला लिखा हुआ है कि मॉडलिंग कोलैबोरेशंस कॉमा मैकेनिज्म ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ सिस्टम डिजाइन। ठीक है, यानी कि ये मॉडलिंग कोलैबोरेशन मैकेनिज्म और द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ सिस्टम डिजाइन मीन्स ये कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो सिस्टम डिजाइन को क्रिएट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके थ्रू हम सारे मॉडलिंग के कोलैबोरेशंस को, मैकेनिज्म को और स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के हम शो करा सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, यानी कि ये ओवरव्यू प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट का जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका जो भी आपस में कोलैबोरेशन है। ठीक है, ये उसका ओवरव्यू हमें दिखाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज करके अगर हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो जो हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम है उस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में का जो रिलेशन है या उनके वो किस तरीके से आपस में मिलकर काम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ये उसको शो करता है। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो एग्जिबिटिंग मेनी अल्टरनेटिव सिनेरियो फॉर द सेम यूज केस, यानी कि अगर हम कोलैबोरेशन डायग्राम को एक बार बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें कई सारे सिनेरियो, अल्टरनेटिव सिनेरियो दिखाता है कि हम किस तरीके से कहाँ पे किस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और किस तरीके से किस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा जो एक रोड मैप है ये हमको कोलैबोरेशन डायग्राम के थ्रू मिल जाता है। अगला अगर हम देखें दोस्तों तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब ये फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को भी मतलब कि सेटिस्फाई करता है। मतलब एक तरीके से देखें तो ये जो है, हाँ तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक सेकेंड दोस्तों, हाँ तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको जैसा कि ये पॉइंट लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी ये फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग दोनों को प्रदर्शित करता है, ताकि हम अगर दोनों के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन डायग्राम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का अगला पॉइंट है कैप्चरिंग द पैसेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मीन्स अगर कहें तो कोलैबोरेशन डायग्राम जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम जो उनके बीच में, जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंफॉर्मेशन पासिंग होती है वो भी हम उसको शो करा सकते हैं, और जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी फंक्शनिंग करने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेजिंग कर रहा है, ताकि फिर वो अपना काम परफॉर्म कर सके। लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो विजुअलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिहाइंड एन ऑपरेशन, यानी कि ये हमें हेल्पफुल करता है कि कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक है बिहाइंड एनी ऑपरेशन उसको हम किस तरीके से विजुअलाइज कर सकें और किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकें दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से हमारा देखिए नीचे लिखा हुआ है कि हाउएवर कोलैबोरेशन डायग्राम आर बेस्ट सूट टू द पोर्ट्रे ऑफ सिंपल इंटरैक्शंस अमंग relatively small numbers or objects. As the number of objects and messages grows, a collaboration diagram can become difficult to read and use efficiently. Additionally, collaboration diagram typically exclude descriptive information such as timing. Okay, तो कुल मिला जुला के दोस्तों अगर हम कोलैबोरेशन डायग्राम को अगर हम देखें तो कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो हमारे पर्टिकुलर जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को किस तरीके से वो मैसेज पास कर रहे हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प से किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों कोलैबोरेशन डायग्राम में आप आसानी से शो कर सकते हैं और आप उसको विजुलाइज करके अगर उसमें कोई कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है लॉजिक का तो बाद में उसको आप रिमूव करके
उसको और ज़्यादा सिंपल भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोलेब्रेशन डायग्राम एक चीज़ जान लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप उप्स के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं तो आपको कोलेब्रेशन डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हाँ हेलो, तो दोस्तों आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा है कॉल बैक मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो अगर कॉल बैक मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग a callback also known as call after function is any executable code that is passed as an argument to other code, that other code is expected to call back the argument at a given time. मीन्स अगर हम कॉल बैक जो ये फंक्शन है या कॉल बैक जो मैकेनिज्म है, ये अगर हम सी की बात करें तो पॉइंटर का यूज़ करके हम कॉल बैक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम जावा की बात करें तो वहाँ पे ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो पॉइंटर के थ्रू ना यूज़ करके हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं इस कॉल बैक मैकेनिज्म को उप्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को दोस्तों कॉल बैक मैकेनिज्म के बारे में अगर और डिटेल से समझना है तो ये चीज़ है कि कॉल बैक मैकेनिज्म जो है, ये कहने का मतलब क्या है कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है ना, कि किस सिचुएशन में कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन कॉलिंग होती है इसी को हम कॉल बैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर हम सी और C++ की बात करें दोस्तों, तो अगर हम देखें जैसा कि लिखा हुआ है कि द मैकेनिज्म ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बैक। ठीक है ना, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को अगर कॉल कर रहा है तो इसे हम कॉल बैक मैकेनिज्म कहते हैं। मेमोरी एड्रेस ऑफ अ फंक्शन इज सेपरेटेड एज फंक्शन पॉइंटर इन द लैंग्वेजेस लाइक सी एंड C++। ठीक है ना, यानी कि अगर हम जो एड्रेस होता है एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का, तो वो फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, उसको हम पॉइंटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी किसी फंक्शन को हमें कॉल करने की ज़रूरत होती है तो हम उस पॉइंटर की हेल्प से उस फंक्शन को कॉल बैक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉइंटर का ये सी में और C++ में यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो वहाँ पे ये फंक्शन यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन जावा बिकॉज जावा डज नॉट हैव पॉइंटर कॉन्सेप्ट। मीन्स कि जो अभी तक C और C++ में हम लोग कॉल बैक मैकेनिज्म को अप्लाई कर रहे थे पॉइंटर का यूज़ करके, ठीक है ना, तो जावा में पॉइंटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इस पॉइंटर का जो वर्क है वो जावा में हम दूसरे फंक्शन का यूज़ करके या दूसरी टेक्निक का यूज़ करके हम इस कॉल बैक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर वन कुड स्पीक ऑफ अ कॉल बैक ऑब्जेक्ट और कॉल बैक इंटरफेस instead of passing the memory addresses of a function. Instead of passing the memory address of a function, interfaces is passed the refers to the location of a function. मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो जो काम C या C++ में पॉइंटर के थ्रू हो रहा है, यानी जो कॉल बैक मैकेनिज्म, अगर हम C या C++ की बात करें तो वहाँ पे हम पॉइंटर को इम्प्लीमेंट करके इस मैकेनिज्म को बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसकी बात करें वही चीज़ अगर हम कॉल बैक मैकेनिज्म को अगर हम जावा में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना, तो जावा में जो है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हम कॉल बैक मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेसेस के थ्रू। ठीक है ना, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरफेसेस इज पास्ड दैट रिफर टू द लोकेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि जो इंटरफेसेस है वो पास होते हैं उस फंक्शन के लोकेशन पे जहाँ से उसको कॉल बैक किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल है क्या। तो जैसा कि लिखा लिखा हुआ है कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वेयर कॉल बैक कैन बी यूज्ड। सपोज अ प्रोग्रामर वांट्स टू डिजाइन अ टेक्स्ट कैलकुलेटर, ठीक है, दैट टेक्स्ट कैलकुलेटर टोटल टेक्स्ट ऑफ अ स्टेट, ठीक है ना, यानी कि ये कैलकुलेटर क्या कर रहा है कि टोटल टेक्स्ट को, टोटल जितने भी स्टेट है उनके टेक्स्ट को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। एज्यूम देयर आर ओनली टू स्टेट, ठीक है, सेंटर स्टेट एंड सेंटर टेक्स्ट और सॉरी सेंट्रल टेक्स्ट एंड स्टेट टेक्स्ट, ठीक है ना। तो अगर हम दो टेक्स्ट को एज्यूम कर रहे हैं तो एक आपका सेंट्रल हो गया और दूसरा आपका स्टेट हो गया, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रल टेक्स्ट है, ठीक है ना, इस कॉमन, मतलब कि जो सेंट्रल टेक्स्ट है ये कॉमन होता है, ठीक है ना। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि सेंट्रल टेक्स्ट इज कॉमन वेयर एज द स्टेट टेक्स्ट वेरियस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है ना। यानी कि ये जो कह रहा है कि जो हमारा सेंट्रल टेक्स्ट है वो हमारा कॉमन होता है और जो स्टेट टेक्स्ट होता है वो वेरी करता रहता है, ठीक है ना। द टोटल टेक्स्ट इज, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो द टोटल टेक्स्ट इज सम ऑफ द टू, यानी अगर हम टोटल टेक्स्ट की बात करें तो जो दो टेक्स्ट है उनके सम को, या दो स्टेट हैं जो उनके सम को हम टोटल टेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे। तो हियर सेपरेट मेथड, लाइक यहाँ पे दो सेपरेट मेथड है, जैसे कि एक स्टेट टेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर एवरी स्टेट, यानी कि जो स्टेट टेक्स्ट है वो हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज हो रहा है। एंड कॉल दिस मेथड फ्रॉम अनदर मेथड, और इस मेथड को हम अनदर मेथड के थ्रू कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, कैलकुलेट टेक्स्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो स्टेट टेक्स्ट है वो हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट, मतलब स्टेट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये प्रोवाइड करता है। और जो और जो कैलकुलेटर टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर स्टेट टेक्स्ट को कॉल करता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो थोड़ी सी कोडिंग लिखी हुई है आपको यहाँ समझ में आएगा कि देखिए एक कैलकुलेटर टेक्स्ट है और एक स्टेट टेक्स्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सीटी वैल्यू डाली गई है और एक एसटी, और एसटी का मतलब क्या है, कैलकुलेट स्टेट टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस, यानी कि पर्टिकुलर है एड्रेस पे क्या है स्टेट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे टोटल का फार्मूला लगाया गया है कि टोटल टेक्स्ट सी टी प्लस एस टी, यानी ये सी टी और ये एस टी, यानी सी टी जो दिया जा रहा है और एस टी मतलब कि जो पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, उन दोनों को सम करने पे हमारा टोटल टेक्स्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद से दोस्तों हमारा नीचे लिखा हुआ है कि इन द प्रीसीडिंग कोड द एड्रेस ऑफ स्टेट टेक्स्ट इज पास्ड टू कैलकुलेटर टेक्स्ट, मतलब कि अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली लाइन अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड टेक्स्ट के अंदर जो है एड्रेस है किसका, स्टेट टेक्स्ट का, ठीक है ना। तो एड्रेस टेक्स्ट के जो स्टेट टेक्स्ट का जो एड्रेस है, जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड टेक्स्ट के अंदर पास की जा रही है, ठीक है ना। द कैलकुलेटेड टेक्स्ट मेथड विल यूज दैट एड्रेस टू कॉल स्टेट टेक्स्ट, यानी मेथड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट एंड द स्टेट टेक्स्ट एस टी इज कैलकुलेटेड। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वही सेम चीज की जो कैलकुलेटर टेक्स्ट है वो स्टेट टेक्स्ट की वैल्यू को कॉल करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। जब तक वो इसकी वैल्यू को फंक्शन को कॉल नहीं करेगा तब तक वो ऐड नहीं कर सकता, तब तक उसको ना वैल्यू मिलेगी ना उसको ऐड कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों और आगे देखें तो हमें दिखता है कि सिंस द कोड ऑफ स्टेट टेक्स्ट मेथड्स चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, it is better to declare it as an abstract method in an interface as, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस एस्टेक्स है स्टेट टेक्स्ट, उसके अंदर वैल्यू डाली गई है डबल स्टेट टेक्स्ट, यानी ये जो डबल स्टेट टेक्स्ट है मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो उसका क्या टाइप होगा वो उस टाइप को बता रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आप उसके नीचे देखें तो द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट टेक्स्ट ऑफ पंजाब स्टेट, ठीक है ना। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्लास लिया पंजाब टेक्स्ट, पंजाब नाम का, ठीक है ना।
और उसके अंदर हमने उसके स्टेट टैक्स को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना। यानी एक क्लास के अंदर जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि हर स्टेट पे, ठीक है ना, वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और जो हमारा कैलकुलेटर टैक्स है वो इस स्टेट टैक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं, कॉल करता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमने पंजाब इम्प्लीमेंट किया है, क्लास पंजाब इम्प्लीमेंट किया है जिसमें स्टेट टैक्स है, इसमें जो हम लोगों ने वैल्यू इम्प्लीमेंट की है, तो अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू पब्लिक डबल स्टेट टैक्स, यानी पब्लिक का यूज मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो मेंबर्स होते हैं, एक पब्लिक मेंबर है और एक प्राइवेट मेंबर। पब्लिक मेंबर का यूज हम वहां करते हैं जिस फंक्शनलिटी को हमें यूजर को शो करनी होती है, और प्राइवेट मेंबर में हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी फंक्शनलिटी को हमें यूजर को शो नहीं करनी होती, ठीक है। तो अब ये जो पब्लिक टेक्स्ट है और ये जो तो यहाँ पे जो देखिए स्टेट टेक्स्ट डबल, पब्लिक डबल स्टेट टेक्स्ट, ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो इस सिंटेक्स आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये टाइप क्या है, पब्लिक टाइप है, यानी ये शो होगा। उसका जो हम वैल्यू उसमें भर रहे हैं उसका टाइप क्या है, डबल, ठीक है ना। तो जो हमने वैल्यू भरी वो उसको रिटर्न क्या कर रहा है, 3000, ठीक है। यानी ये डबल फॉर्मेट है, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, डबल टाइप, ठीक है ना। और ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो कहाँ पे किस में इंप्लीमेंट की गई है, स्टेट टैक्स में, किस क्लास के अंदर, पंजाब में, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे बढ़े, देखिए द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट टेक्स्ट ऑफ एचपी स्टेट, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जैसा कि ऊपर हम लोगों ने एक क्लास बनाया था पंजाब, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया एचपी, ठीक है ना, जिसमें हमने स्टेट टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना। अब स्टेट टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे भी स्टेट टेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो देखिए स्टेट टेक्स्ट के अंदर जो हम वैल्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी देखिए टाइप पब्लिक है, यानी पब्लिक मेंबर का यूज कर रहा है ताकि ये भी यूजर्स को शो हो सके। और जो स्टेट टेक्स्ट में जो वैल्यू भरी जाएगी उसका भी टाइप क्या है, डबल है, ठीक है ना। और डबल टाइप के अंदर जो हमने वैल्यू पुट की है वो क्या है आपकी, 1000, ठीक है दोस्तों। तो डबल के अंदर जो हमने वैल्यू पुट की है वो क्या है आपकी 1000। अब अगर हम इसके आगे बढ़े तो अब यहाँ क्या है कि नाउ द कैलकुलेटर टेक्स्ट मेथड कैन बी डिजाइन एज, यानी कि अब जो कैलकुलेटर टेक्स्ट मेथड है अब ये किस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि कैलकुलेटर टेक्स्ट का काम क्या है कि वो स्टेट टेक्स्ट की वैल्यू को कॉल करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले डबल CT 2000, यहाँ पे ये इंप्लीमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद से कैलकुलेट स्टेट टेक्स, अब स्टेट टेक्स किस स्टेट के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होनी है, यानी कि पंजाब वाले में अलग थी और HP वाले में अलग थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल ST.T.स्टेट टेक्स, ठीक है ना। और जो कि मतलब अगर आप इस सेंटेक्स को देख रहे हैं तो इसके थ्रू भी जो वैल्यू आपको मिल रही है उसका टाइप आपका क्या है, डबल है, ठीक है ना। उसके बाद से जो टोटल टेक्स यानी कि जो आपका सम वैल्यू मिल रहा है यानी कि ST प्लस CT, ठीक है ना। तो ST CT की वैल्यू आपको यहाँ से मिली और ST यानी कि स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिली T.स्टेट टैक्स, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों की वैल्यू को टोटल टैक्स क्या करेगा, ऐड कर देगा, और जैसे ही वो ऐड करेगा तो उसको टोटल की वैल्यू टोटल टैक्स की वैल्यू उसको गिवन हो जाएगी, ठीक है ना। और जब टोटल टैक्स की वैल्यू उसको गिवन हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो लास्ट सेंटेक्स लिखा हुआ है कि system.out.println, तो इसका यूज करके हम टोटल टैक्स को प्रिंट करा देंगे ताकि जो यूजर है उसको वैल्यू शो हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों अगर एक चीज देख रहे हैं तो ये जो दो चीजें हैं आपको मैं बताऊं, एक तो आपका पब्लिक और प्राइवेट। तो मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक और प्राइवेट ये जो दो मेंबर्स हैं इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं या कोई भी कोडिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें ये जरूरत पड़ती है कि किस चीज़ों को पब्लिक को शो करना है और किस फंक्शनलिटी को पब्लिक को शो नहीं करना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप कार को चलाना चाहते हैं तो आपको कार को ड्राइव करना है, आपको इससे मतलब होता है ना कि इससे मतलब होता है कि उसके पहिए किस कंपनी के हैं, इंजन कैसे बना हुआ है, सीट मटेरियल कौन सा है, ठीक है ना। तो हमें केवल उसको ड्राइव करना है तो हमें केवल उसको चलाने से मतलब है। तो ठीक यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो बहुत सारे कोड हम उसमें यूज करते हैं, तो कौन से कोड का मतलब यूजर से है और किसका मतलब यूजर से नहीं है। तो जिस कोड का मतलब यूजर से नहीं होता उसको हम प्राइवेट में डाल देते हैं, और जिस टेक्स्ट का मतलब यूजर से होता है उसको एज अ पब्लिक मेंबर हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस पब्लिक का और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आपको देखिए दोस्तों,
कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो कैलकुलेटर टेक्स्ट है वो स्टेट टेक्स्ट की वैल्यू को कॉल कर रहा है, और स्टेट टेक्स्ट की वैल्यू को जैसे ही वो कॉल कर रहा है तो किस स्टेट पे क्या उसकी वैल्यू है वो उसको गिवन हो रही है, तब वो सीटी के साथ ऐड करके उसका आउटपुट जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन का यूज करके वो उसका आउटपुट दे रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज, ये डबल लिखा हुआ है, ये इंट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब कि इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, या डबल वैल्यू है। मतलब डबल भी एक टाइप है जिसका साइज बड़ा होता है, और क्या कहते हैं, इसी तरीके से अगर कैरेक्टर को यूज करना है तो हम सी एच कैरेक्टर टाइप वहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम उसका टाइप को डिफाइन करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें पुट करना है, तो हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल को उस मतलब कि उसके क्या वो फंक्शनैलिटी देनी पड़ती है कि वो उस टाइप की वैल्यू को ऐड कर सके। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप फोकस करें, हियर ऑब्जर्व द पैरामीटर टेक्स्ट टी इन द कैलकुलेटर टेक्स्ट मेथड, टी इज अ रेफरेंस ऑफ द एस टेक्स्ट। यानी कि जो टी की बात करें तो जो टी यहाँ पे शो हो रहा है, यानी ऊपर अगर आप अभी इस प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो टी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो टी लिखा हुआ है, ये जो टी है अगर आप देखें तो यहाँ पे वो क्या रेफरेंस को क्या कहते हैं, वो रेफरेंस को शो कर रहा है किसके, एस स्टेट के। ठीक है ना, विच इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू द मेथड, जो कि एज अ पैरामीटर जो है किसी मेथड के अंदर पास किया जा रहा है। यूजिंग दिस रेफरेंस द स्टेट टेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड, मतलब कि इसी रेफरेंस का यूज करके हम स्टेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करते हैं। जैसा कि देखिए नीचे ये लाइन लिखी हुई है कि डबल एस टी टी डॉट स्टेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये जो टी है वो क्या है, आपकी रेफरेंस, किसका रेफरेंस, स्टेट टेक्स्ट का। ठीक है ना, और जो स्टेट टेक्स्ट क्या है, वो पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हम को कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसको और समझे तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर इफ टी रिफर्स टू स्टेट टेक्स्ट मेथड ऑफ क्लास पंजाब, यानी कि अगर टी जो रिफर करता है, अगर मान लीजिए किस स्टेट टेक्स्ट से, पंजाब से, देन द मेथड इज कॉल्ड एंड इट दैट कैलकुलेटेड। ठीक है ना, यानी कि अगर टी को का जो रेफरेंस हमने बनाया है, जो हमने दो क्लास, एक एचपी बनाया था और एक पंजाब बनाया था, तो अगर पंजाब के साथ ये रिफर करता है तो मतलब स्टेट टेक्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, पंजाब वाली। यानी जो यहाँ पे अगर देखें तो वो कौन सी वैल्यू होगी, 3000.0। ठीक है, उसके बाद से फिर अगर यही स्टेट टेक्स्ट जो ये जो टी है अगर पंजाब की जगह एचपी से होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, यहाँ पे 1000। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो टी जो है वो रेफरेंस है जो कि पर्टिकुलर किस स्टेट के साथ को कॉल कर रहा है, ये उसको बताता है। उसके बाद से आगे क्या लिखा हुआ है, सिमिलर फॉर क्लास एचपी, मतलब जो पंजाब क्लास के लिए हो रहा है वही चीज एचपी क्लास के लिए भी हो रहा है, जो ये रेफरेंस टी का जो हम यूज कर रहे हैं। इन दिस वे बाय पासिंग इंटरफेस रेफरेंस टू कैलकुलेट टेक्स्ट मेथड, यानी कि जो ये तरीका है जिसके थ्रू हम इंटरफेसेस को कैलकुलेट टेक्स्ट मेथड के अंदर पास कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल टू कॉल स्टेट टेक्स्ट मेथड ऑफ एनी स्टेट। तो ये जो क्या कर रहा है कि ये पॉसिबली जो है ये किसी भी स्टेट टेक्स्ट के मेथड को कॉल कर सकता है। तो ये जो कॉलिंग है, ठीक है ना, यानी जिस कैलकुलेटर टेक्स्ट किस तरीके से स्टेट टेक्स्ट के मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है ना, तो इस कॉलिंग को ही हम कहते हैं दोस्तों कॉल मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो अगर दोस्तों कॉल मैकेनिज्म की बात करें हम सिंपली, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कॉल मैकेनिज्म है ये इसका मेन काम क्या है कि किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं किसी फंक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है कि हम उसके एड्रेस को कॉल करते हैं। एक्चुअली फंक्शन को ना कॉल के हम कॉल करते हैं उसके एड्रेस को। और सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो ये एड्रेस कॉलिंग का काम हम पॉइंटर के थ्रू करते हैं, लेकिन जब हम जावा के अंदर आते हैं तो जावा के अंदर हम क्या कहते हैं कि इसका पर्टिकुलर जो है पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो जब वहाँ पे पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसलिए हम यहाँ पे रेफरेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, और ये रेफरेंसेस जो है या सॉरी इंटरफेसेस का यूज करते हैं। ठीक है ना, और ये जो इंटरफेसेस है ये जस्ट लाइक अ पॉइंटर वर्क करता है जावा के अंदर, और जो कॉल बैक मैकेनिज्म पॉइंटर के थ्रू
सी सी प्लस प्लस में हम परफॉर्म कर पाते थे, वही कॉल बैक मैकेनिज्म हम यहाँ इंटरफेसेस के थ्रू जावा में आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को जो मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आया हो। एक बार आप लोग ये सारे टॉपिक को क्लियरली देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप हम मुझे यूट्यूब पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसको आपकी क्वेरी को क्या कहते हैं कि दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।